जी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 30A2। अच्छा भाई, इस पे ना ज़रा प्लान आपसे शेयर करना है जी। जो कल का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर होगा जी 29। क्या होगा? आप बातों को गौर से तवज्जो से सुनते जाएं। इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाया होगा? इस लेक्चर के अंदर एक टेस्ट नंबर 3 था, उसकी डिस्कशन की है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है IS 36 का, इंपेयरमेंट वाला, याद है जी आपको? उसकी डिस्कशन पेंडिंग थी। वो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी डिस्कशन इधर करवाई है। ठीक है जी। और डिस्क्लोजर्स पढ़वाए हैं IS 40 के, बहुत अहम है वो वाले, वो इसके अंदर है। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 घंटे का लेक्चर है ये। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने लेक्चर लेना है फ्राइडे वाले दिन। कब लेना है? कल इंशाल्लाह। आज अभी यूट्यूब पे आ जाएगा। सैटरडे वाले दिन क्या करना है जी? लेक्चर नंबर 31 होगा। क्या होगा जी? इसके अंदर IS 40 की कुछ थ्योरी जो रहती है वो इंशाल्लाह समझाऊंगा, और फिर उसके बाद IS 36 के MCQ सॉल्व करवाऊंगा जितने हो सके। ये किस में आएगा भाई? 31 में। ये लेक्चर भी तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक का होगा, 1 घंटा 40 इधर तक का होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद भैया मंडे वाले दिन पे आए। मंडे वाले दिन का जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर होगा 32। उधर खैर कुछ और नाम लिखा होगा लेक्चर का, वो खैर छोड़ें आप। ये आपने मंडे वाले दिन लेक्चर लेना है। क्या लेना है? ये भी यूट्यूब पे आ जाएगा, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये वाला, ये दो आएंगे। अच्छा, इस लेक्चर में क्या होगा ये समझ लें पहले बात। 32 में भाई मेरी कोशिश ये मैंने ये किया कि नई चीज आपको ना पढ़वाऊं कोई। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा नया ये होगा, रिवैल्यूएशन मिड ऑफ द ईयर। रिवैल्यूएशन मिड ऑफ द ईयर वो इधर होगी, वो इधर कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी। अब बहुत आसान है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक रिवैल्यूएशन वो इस लेक्चर में होगी। ठीक है भाई। और क्या होगा इसके अलावा? हाँ, IS 36 का आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा। हमारी कोशिश है जितने भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर क्लास में कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 IS 36 का, उसके अंदर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो खैर रेलिवेंट तो है FAR 2 में जाके, जब आप IFRS 15 पढ़ लेंगे या जब आप पढ़ेंगे IS 37, सही है ना, वो तब जाके वो कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है। मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, वो IS 15 में उन्होंने बड़ा अच्छा करके लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स में। लेकिन उसका एक क्वेश्चन बैंक है जी IS 36 में, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी किताब के अंदर। अच्छा, उसमें क्या है वो समझाना था कि असल में होता क्या है। ठीक है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो उसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया है। IS 36 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया है। सही है सर। इस लेक्चर के अंदर ये तकरीबन 2 घंटे का लेक्चर है ये वाला। अच्छा जी, उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे तक का प्लान है ये, और अभी थर्सडे का कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। कोशिश है कि ट्यूसडे और अच्छा, इसमें क्या करना है सर, उमेर के लेक्चर यूट्यूब पर रखवा दिए अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के। ठीक है भैया, तो ये आपने प्लीज ले लेने हैं। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स जिसका वीक होगा उससे IS 23 एक हमारा स्टैंडर्ड है बोरोइंग कॉस्ट, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, मुश्किल होगा समझने में। उसके बाद बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। फिर उसके बाद एक NPO का टॉपिक, अच्छा खासा सवाल है और अच्छा क्वेश्चन बनता है उसमें से, हैवी किस्म का। एक टॉपिक है कैश फ्लोज, वो मतलब काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंक्ड है। सही है। तो अक्रूवल ये लेक्चर लाजमी ले लेने हैं। ये लेक्चर क्या करने हैं भाई? प्लेलिस्ट में जाएंगे ना मेरी वाले में, उसके अंदर सर उमेर के लेक्चर्स इधर हैं, अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स के। बाकियों का लिंक इंशाल्लाह आपको ग्रुप में साथ साथ, इसका लिंक आज ही आ जाएगा, इसका लिंक कल आएगा, और ये मंडे वाला ये लिंक आ जाएगा, ये भी सैटरडे वाला दिन आएगा। ईमानदारी से प्लीज लेक्चर लेने हैं, बोझ आप पे डाल के नहीं जा रहा ज्यादा। सही है, ज्यादा बोझ नहीं है, कोई नया नहीं है इसमें इतना कि आप पे ज्यादा बोझ फील करें। रिवाइज करें लेक्चर्स को, माशाल्लाह रिवाइज कर ले, और वॉइस की तरह छुट्टियां करें, क्लास में लेट आए। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं इधर जी। ट्यूसडे को टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा टेस्ट, ट्यूसडे को टेस्ट होगा जी, तीनों चैप्टर्स का टेस्ट है। अच्छा जी, इधर आए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आए भाई। ये IS 40 के MCQ सॉल्व करवाने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कौन सी चीज फॉल करती है जी? ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एन एम्प्लॉय। पढ़ा था ना भाई, वो चाहे मार्केट रेट पे रेंट दे रहा हो ना दे रहा हो, ये ऑनर ऑक्युपाइड है। कहता लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमिन्ड यूज। हाँ जी, ये है जी जवाब हमारा। ओके है, ये तो देखे ना, कहता प्रॉपर्टी हेल्ड की जा रही है फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज
सब्सिक्वेंटली यूज किधर होगी भैया? ये IAS 16 है। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन आ गया जी ये वाला। कहता जी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, क्या फाइंड करना है? ऑन डिस्पोजल अंडर कॉस्ट मॉडल भी और फेयर वैल्यू मॉडल भी। कहता एक एंटिटी है, कहता जी एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की फर्स्ट एंड 2018 में। कहता जी कितने की 35 मिलियन की। कहता द प्रॉपर्टी हैड अ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 35 इयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। आपको पता है ना ये सारा डेटा ये जो दे रहा है, लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, ये बुक वैल्यू निकालने के लिए होगा। सही है ना सर? ये कॉस्ट मॉडल, सॉरी कॉस्ट मॉडल के लिए रेलेवेंट होगा। फेयर वैल्यू के लिए तो हमें सिर्फ फेयर वैल्यू देखनी है रिपोर्टिंग डेट वाली और स्टार्ट वाली से कंपैरिजन करना है। अच्छा कहता एट 31 दिसंबर 2020 द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज कितना भैया? 42 मिलियन। कितना? अच्छा जी, जी फेयर वैल्यू कितनी है भाई? 42। कहता एसेट कब बिका? फर्स्ट एंड 2021 पे। यानी एक ही बात नहीं होगी ये 30 दिसंबर 2020, सॉरी 31 दिसंबर 2020 या फर्स्ट जैन 2021, ये एक ही बात नहीं है भाई जी। मुझे बताएं जिस दिन एसेट बिका उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? अच्छा, और एसेट बिका कितने का? नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स का मतलब बता दें। नेट प्रोसीड्स का मतलब समझाएं भाई। देखें नेट प्रोसीड का मतलब ये है, हाँ देखें हमें रिसीड हुई उसमें से डिस्पोजल की कॉस्ट क्या कर दी? माइनस कर दी। भाई ये 40 है, कितना है? तो भैया फेयर वैल्यू अगर मॉडल इस्तेमाल किया जाए तो देखें हमारी 42 रुपए की चीज थी, हमारी किताबों में एक चीज 42 पे पड़ी थी, कितने की बिकी? 40 की। तो भैया लॉस कितने का? देखें लॉस ऑफ 2 मिलियन फेयर वैल्यू के अंदर ये दो आ गए, इसका मतलब ये दोनों निकल गए, ये तो गलत है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अच्छा ये आसान है फेयर वैल्यू। अब कॉस्ट मॉडल में आए, अगर हमारा एसेट, हम एसेट की अगर बुक वैल्यू फाइंड कर लें तो उसका कंपैरिजन कर लें मेरे भाई किसके साथ? प्रोसीड्स के साथ, तो जवाब आ जाएगा हमारा एसेट कितने पे पड़ा होगा कॉस्ट मॉडल पे? बुक वैल्यू पे पड़ा होगा। अच्छा जी मुझे बताएं जी 2018, 18, 19, 20 3 सालों की डेप्रिसिएशन बता दें कितनी होगी? 3 आएगी ना, 35 है ना भाई, तो 35 ही वो है, तो ये तो आसान है। तो भैया इसका मतलब हमारा एसेट किताबों में 32 पे पड़ा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 है ना, तो जी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आता है? 32। 32 पे एसेट पड़ा था किताबों में, कितने का बिक गया जी? तो भैया 8 का क्या आया? वेल डन, वेल डन, बीटा जवाब है, ठीक है। अच्छा जी 14 पे आए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनिशियल कॉस्ट IAS 16 वाली होती है, IAS 16 में पड़ी है ना भाई, सेम इधर रूल अप्लाई होना है जी। बताएं जरा, कॉस्ट इंकर्ड ऑन ओपनिंग सेरेमनी टू सेलिब्रेट कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये नहीं होता, ये नहीं होता भाई, ये ओपनिंग सेरेमनी शुरूमिनी इसकी कॉस्ट ऐड नहीं होती। कहता ऑपरेटिंग लॉसेस द प्लांट एंड मशीनरी। जब मैंने IAS 16 में एग्जांपल दी थी प्लांट एंड मशीनरी की, मैंने कहा था जो उसको शीशा पड़ा हुआ था वो टूट गया। इधर खैर प्लांट एंड मशीनरी की एग्जांपल तो नहीं देनी, इधर तो खैर बिल्डिंग की एग्जांपल है। तो मुझे बताएं जरा, बिल्डिंग के केस में या लैंड के केस में, प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई स्टार्ट में लॉस हो गया IAS 16 में, अगर IAS 16 में ये लॉस होता तो क्या ये कॉस्ट के अंदर ऐड होता? तो IAS 40 में भी ऐड, तो ये नहीं, ये जवाब नहीं है। एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। भाई ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट का पार्ट ये नहीं बनते। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसफर फीस, सही है, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। प्रोफेशनल फी भी, शाबाश। जवाब क्या हुआ भाई? भाई मेरी बात सुने, पेपर में MCQs पास करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। 10 नंबर के MCQs हैं FAR 1 में, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आराम से 8-9 सही कर रहे हैं, कोई इतना मसला नहीं है। 7-8 नंबर इजी लेते हैं और कुछ बच्चे पूरे भी ले लेते हैं। क्यों? जिसके कॉन्सेप्ट ठीक है ये गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। आपका कोई 1-2 पे मसला आ जाएगा, तो आपने कोशिश करनी है MCQs की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। सारे MCQs इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी, कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड। अच्छा ये ना, ये पेंडिंग कर लें, ये कल वाला लेक्चर आप लेंगे तो आपको समझ आएगी। ये पेंडिंग कर लें थोड़ा सा, ठीक है, कल वाला लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह आएगा, आसान है। 13 कल वाला लेक्चर लेंगे ना जो आएगा, तब इंशाल्लाह ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये 12 वाला रिपीट हुआ है भाई, इसको काट दें बेशक।
हाँ जी 11 पे आई मेरे भाई, कहता 11 पे आई, 11 पे कहता व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस एंड ओसीआई इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। भाई ओसीआई का मतलब क्या है? यानी सरप्लस से रिलेटेड कोई बात है ना, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के ना जहन में लेके आते हैं, पूछना क्या चाह रहे, पूछना क्या चाह रहे। सही है, इसका मतलब क्या है लिखें इधर, रिवैल्यूएशन सरप्लस की बातें कर रहे हैं ना जी। शाबाश शाबाश शाबाश, एमसीक्यूज बहुत ध्यान से करने हैं, पेपर पास करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं भाई। देखें 90 मार्क्स का दूसरा पेपर है, अगर इस 10 में से हम 8-9 नंबर ले लें, चले 8 भी ले लें, आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो भैया देखें फिर इसका मतलब है हमने 90 में से कितने लेने हैं? जिसने बुक की रीडिंग अच्छी की है ना, जिसने बुक की अच्छी रीडिंग की है या जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, एमसीक्यूज में इजीली मार्क्स आते हैं, तो पीछे हमने 90 में से कितने लेने होंगे? 42-43 लेने होंगे, तो आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा भैया कहता जी अब आपने बताना है प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट जानी है और ओसीआई में कितनी जानी है। अच्छा जी कहता जी आफ्टरनून लिमिटेड, ये थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग का मसला है मेरा ख्याल है। आफ्टरनून लिमिटेड आप बुक से देख लीजिएगा, ये आफ्टरनून लिमिटेड कहता जी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ओके भाई, कहता एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू। और मेरे भाई प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के लिए कौन सा है? कहता एएल हैज एन ऑफिस बिल्डिंग, और एएल के पास क्या है? कहता विच वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिन पर्पसेस, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है भैया? जी कहता एट 1 जुलाई 2018 द बिल्डिंग हैड अ कैरिड अमाउंट ऑफ रुपीज कितना भैया? 20 मिलियन। कहता जी ये तारीख हाईलाइट करनी पड़ेगी, और 1 जुलाई 18 पे कहता जी कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू 20 मिलियन है। ऑन दैट डेट द बिल्डिंग वॉज लेंट आउट, बिल्डिंग वॉज लेंट आउट का मतलब किराए पे। कहता जी टू अ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे बंदे को, तीसरी पार्टी को क्या कर दिया? थर्ड पार्टी को किराए पे दे दी। मुझे बताएं यूज इसका चेंज हो गया भाई, चेंज इन यूज है। आईएस 16 से किधर जाना है? 40 पे। अच्छा अब कॉस्ट मॉडल है, उधर फेयर वैल्यू मॉडल है। ये तो एग्जांपल नंबर मेरा ख्याल 5 बन गई, फिर एग्जांपल 5 बन गई ना। पहले रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करो इस पे सर जी, ओके है ना? ओके, रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट करनी है। अच्छा जी कहता एंड देयर फॉर रिक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके भैया यार, अच्छा चलें छोड़ें, अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल ना होता, फिर तो जो बुक वैल्यू है ना आईएस 16 की, वही जाके क्या कहते हैं कॉस्ट बन जानी थी। किसकी? कॉस्ट मॉडल पे तो मैंने बताया मसला ही नहीं होता। कहता था बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 23 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2018। कहता एंड, और ईयर एंड पे कितनी है? ये तो खैर हमें पता ना क्यों दे रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा क्वेश्चन को जरा आसान ना करें, प्रॉफिट और लॉस में कितना जाना है? यार ये जो फेयर वैल्यू का चेंज है, ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाना, ये स्मार्ट वर्क होता है। इसका मतलब है ये 23.4 और ये वाला 23, ये 0.4 तो सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस में गया। और वो जो सरप्लस है वो ओसीआई, वो तो सरप्लस ने ओसीआई के थ्रू जाना है। अभी मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन कभी कभी ना पेपर के अंदर ना एक आधा मिनट रह जाता है, आपको ये नहीं पता चल रहा होता, आप जल्दी जल्दी स्मार्ट वर्क करते हैं। अच्छा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और अच्छा चलो आगे चलो यार, ये मार्क्स तो आगे ना, बाकी प्रूव मैं तो खैर प्रूव करवाता हूं आपको कि इसका जवाब यही है जी। कभी कभी ऐसे शॉर्टकट्स लगाने पड़ते हैं। आप मेरे भाई ओसीआई में क्या इंपैक्ट आना है सुनिएगा भैया। क्या हमारे पास बुक वैल्यू है? इधर आए, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, सर रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी बताएं किस दिन की बुक वैल्यू है? सर कितनी है? 20 जी। यूज कब चेंज हो रहा है? सॉरी उसी दिन। ये मैं रुपीज इन मिलियन में कर रहा हूं दी, एक दो लाइन छोड़ दें जी भैया।
इधर आपने क्या लिखना है, रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं, फेयर वैल्यू लिखते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट लिखना है क्योंकि रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। 20 कितना 3 सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस 3। अब एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, जरा तवज्जो से, जरा फोकस के साथ सुनिएगा। सर ये 3 का सरप्लस आया, इससे इंक्रीमेंटेड डेप्री वो वाला नहीं काम करना, कम नहीं, हाँ नहीं करना सर जी। इसी दिन हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसी दिन ट्रांसफर कर दिया ना। अगर साल के एंड पे ट्रांसफर करते हैं, अच्छा जी सुने मेरी बात। अच्छा भाई ये जो सरप्लस है 3 रुपए का, इसको क्या करना है अब, ये पड़ा रहेगा ये पड़ा रहेगा जब तक डिस्पोजल नहीं होता। क्योंकि देखें ये है IAS 16 इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री करना, इसमें तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होती। फेयर वैल्यू मॉडल में IAS 40 में तो भाई इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की कट्टा एंट्री होनी है, सही है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है, इसका जवाब क्या बना, इसका जवाब क्या गुड्डू बना, ओके जी। 10 नंबर में आए, कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर विद इन द स्कोप ऑफ IAS 40। जी मेरे भाई आप मेरी बात सुननी है, ये क्या पूछना चाह रहा है, कहता IAS 40 के स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होंगी जी। अब मेरी बात सुने, कहता प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉय पेइंग मार्केट रेट रेंट। जी बताएं ये आएगा ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में जी, ये IAS 16 है। ये वो लाइन पढ़ी थी ना हमने गौर से, अच्छा जी। कहता ए बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, यस। कहता प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। सर जी ये नहीं होता जी, ये नहीं है। अच्छा ये तो हमने किसी के बिहाफ पे कोई चीज बनाई है। कहता लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, यस B&D जी नहीं B और D पे लगाया, ठीक है। अच्छा कहता इफ एन एंटिटी ख्वाहिश, क्वेश्चन नंबर 9, टू चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल, कहता कॉस्ट मॉडल से किधर जाना है, फेयर वैल्यू मॉडल, अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हेन मे इट डू सो। मेरी बात सुनिएगा भैया, क्या एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जा सकते हैं आप? जा सकते हैं ना? बताएं जी कब जा सकते हैं? अपनी मनमानियां करके जब दिल करे कॉस्ट पे आ जाएं, कॉस्ट मॉडल पे, जब दिल करे फेयर वैल्यू, अपनी मर्जी करनी है आपने। व्हेन चेंज विल रिजल्ट इन अ मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, ठीक है सर। जब जो है चेंज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही हो, सही है। जब चेंज करना ज्यादा बेनिफिशियल हो किसके लिए, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी दे रही हो, कहता तो फिर आप ऐसे कर लें, वरना ये अपनी मर्जी, ये नहीं करना एक साल कॉस्ट मॉडल पे, अगले साल फिर फेयर वैल्यू पे, फिर अगले साल कॉस्ट पे, फिर कहता ये टिटो पार्टीज, ये नहीं करनी। ये जवाब है भाई इसका C। ये इररेलेवेंट है। व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स अ चेंज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर, ये क्या, ये इररेलेवेंट बातें हैं सारी, कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट विल इंप्रूव विद द रिवाइज्ड मॉडल, ये सारी गलत है। ये जवाब है भाई इसका C। अच्छा भाई आपने IAS 16 के अंदर, IAS 16 में भी हमने पढ़ा हुआ है, एक मेथड से दूसरे मेथड में, ये मेथड नहीं है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, वो एस्टीमेट है, एक मेथड से दूसरे मेथड में जाना, ये पॉलिसी है, सही है ना, ये पॉलिसी है, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जाना। लेकिन इसी तरह की सेम लाइन हमने पढ़ी हुई है, डेप्रिसिएशन का एक मेथड है स्ट्रेट लाइन, हमने रिड्यूसिंग में जाना, क्या जाया जा सकता है? यही जवाब उसका है। लेकिन वो चेंज इन एस्टीमेट है, ये चेंज इन पॉलिसी है। ये क्या है भैया? अच्छा जी, कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी मेजर्ड, या ये तो कॉस्ट पे ही होगा ना, कॉस्ट पे शुरू में सब्सिक्वेंटली, बाद में फिर आपकी मर्जी है, चाहे कॉस्ट पे करे चाहे शुरू में तो एसेट कॉस्ट पे ही होता है ना भाई। अच्छा जी 7 नंबर कहता इफ एन एंटिटी यूजेस पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग फॉर देयर ओन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए बिल्डिंग यूज कर रही है कुछ पार्ट,
एंड रेंट्स द रिमाइंडर, और बाकियों को क्या कर दे भैया, रेंट पे दे दे, बाकियों को क्या कर दे भैया। हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड। आप देखें दो हैं, अब ना कुछ पार्ट्स को अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ को रेंट पे दिया हुआ है, तो बताएं जवाब क्या होगा। भाई देखें इधर आए, ये जरा मैं आपको पढ़वा देता हूं थोड़ा सा। ये ना मेरे भाई इधर आए, ये जरा पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पोर्शन हेल्ड फॉर डिफरेंट यूज, ये जरा तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा। कहता सम प्रॉपर्टीज कंप्राइज अ पोर्शन। अच्छा ये पेज नंबर मैं आपको अगर बता दूं इसका 280, IS 40 का पेज नंबर 289 सॉरी जी, ये पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ लेंगे ना जी, मैं पढ़वाता हूं इंशाल्लाह आपको जी। कहता सम प्रॉपर्टीज, जी मिल गया भाई सबको, सबको मिल गया भाई। 289 कहता सम प्रॉपर्टीज कंप्राइज अ पोर्शन दैट इज यूज्ड टू अर्न रेंटल्स, यानी क्या भैया, रेंट कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहता और या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। एंड दूसरा पोर्शन इस्तेमाल, भाई देखें बिल्डिंग के कई पोर्शन हो सकते हैं ना, कहता है और दूसरा पोर्शन इस्तेमाल किया जा रहा है इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिन पर्पस, यानी ये हो गया IAS, ये क्या हो गया भैया, ये इतना इतना क्या हो गया IAS 16, ये क्या हो गया भैया, और ये क्या हो गया ये जो ऊपर है इतना IAS। सही है ना भाई, सही है कि नहीं सही। चले मैं ना कंफ्यूज ना हो, मैं इसका ना रंग ही चेंज कर देता हूं, कलर ही चेंज कर देता हूं। ये क्या, ओहो जी, ये क्या हो गया भाई IS 16। ओके भाई, अब कहता है एक पोर्शन IS 16 में इस्तेमाल हो रहा है, एक इसमें हो रहा है। अब बहुत अहम बात, कहता सेपरेबल पोर्शंस, क्या दोनों पोर्शन सेपरेट हैं या सेपरेट नहीं है। सही है, ऐसा हो सकता है ना भाई बिल्डिंग के पोर्शन सेपरेट सेपरेट हो, ये लैदा है बड़े भाई दा छोटे भाई दा, या ऐसे भी हो सकता है कि वो सेपरेट सेपरेट ना हो। सही है, कहता अगर तो सेपरेबल हो, कहता फिर तो मसला ही नहीं है। कहता इफ दीज पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली, कहता अगर दोनों पोर्शंस सेपरेटली, देखें भाई पोर्शन जो है ना सेपरेट हो या ना हो, ठीक है, कहता आपने लफ्जों पे गौर करना है, अगर दोनों पोर्शन सेपरेटली सेल हो सकते हैं। भाई देखें अगर एक बिल्डिंग है उसके कई पोर्शन हैं, लेकिन जो खरीदार है वो कहते हैं कि भाई इसको तो हम इकट्ठी पूरी बिल्डिंग लेंगे, हमारे किस काम की सेपरेट सेपरेट पोर्शन, ऐसे हो सकता है भाई। सही है ना जी, अपार्टमेंट जिस तरह होते हैं उनको सेपरेट सेपरेट सेल किया जा सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक बड़ा विला बना होता है, ठीक है भाई, लेकिन उसे सेपरेट सेल नहीं किया जा सकता एज अ यूनिट, वो एक यूनिट है पूरा, वो क्या है एक यूनिट है, तो वो इकट्ठा सेल किया जा सकेगा। कहता अगर तो हर पोर्शन सेपरेट सेल हो सकता है, लफ्ज किस पे गौर करना है, सेल पे। कहता एंटिटी अकाउंट फॉर पोर्शन सेपरेटली, जो IS 16 में इस्तेमाल हो रहा है उससे जो इस्तेमाल हो रहा है एडमिन पर्पस के लिए और प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड के लिए। सही है भाई, वो किधर जाना है IS 16 में। जो रेंटल इनकम कमाने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है वो किधर जाएगा IS 40 में। डन भाई, ये पढ़ लें जरा, नॉन सेपरेबल पोर्शंस। कहता इफ पोर्शन कुड नॉट बी सेपरेटली सोल्ड, सही है भैया, सही है। कहता जी द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब कहेंगे ओनली, बहुत अहम लफ्ज है ओनली का, ओनली का लफ्ज बहुत अहम है, ओहो ओनली का लफ्ज बहुत अहम है भैया। कब कहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहता इफ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड। कहता अच्छा पहले मैं समझा देता हूं फिर पढ़वाता हूं। कहता फिर ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब कहा जाएगा जब IS 16 में जो पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। वो क्या है भैया, IS 16 के अंदर यूज जो है वो बहुत क्या है भैया, इनसिग्निफिकेंट है। क्या है,
IS6 कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ तब रख सकते हैं जब IS16 के अंदर यूज जो है वो बहुत क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, कम है। सही है। अच्छा अब पढ़ते हैं। कहता था प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली। इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब कहा जाएगा, ओनली का लफ्ज है ना, इसने शर्त लगा दी। क्या कर दिया, इस फिक्रे को क्या कर दिया भैया, कंडीशनल कर दिया। क्या कर दिया जी, ये देखे ना इधर लिखे, कंडीशन लगा दी उसने। कंडीशन पढ़नी पड़ेगी अब। कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब कहा जाएगा जब ये इफ से आगे वाली कंडीशन पूरी हुई। भाई लॉ में पढ़ते हैं ना आप, इफ जिसके साथ आ जाए, इफ का मतलब शर्तिया बात होती है, प्रोविजन होती है। क्या होती है, इफ insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for admin purposes। अगर insignificant portion जो है वो इस्तेमाल हो रहा है किधर, सादा बात करूं तो IS16 के अंदर। सही है सर। अब ना मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब ना इसके ट्री, अब मैं ट्री बनवा दूंगा, आसान हो जाएगा। फिर ट्री बनवा दूं भाई जी। ये है पोर्शंस, दो पोर्शन है। एक है मेरे भाई सेपरेट हो सकता है सोल्ड के नहीं, सेपरेटली सोल्ड, और दूसरा क्या है, जी ओके है भाई। अच्छा जी, अगर तो सेपरेटली सेल हो सकता है तो फिर क्या करना है जी, फिर क्या करना है भैया, फिर कहता सेपरेटली, आप इसे रिकॉर्ड कर लें। कहता जी फिर अकाउंट फॉर द पोर्शंस सेपरेटली। अकाउंट का मतलब है रिकॉर्ड करना। क्या करना, ये लेक्चर ले लेंगे ना ये वाला, फिर ये जो बच्चे जा रहे हैं ये लेक्चर ले लेंगे जी। जी ये लेक्चर ले लेंगे ना ये जी, ये अहम है। अगर तो सेपरेटली सेल नहीं किया जा सकता फिर क्या करना है, फिर आगे क्या है भाई, शर्त लगा दी। क्या कहता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे मैं जरा ना सादा बात करने लगा हूं, उसने जो अंग्रेजी में मुश्किल बात की ना, मैं सादा करने लगा हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे अगर सिग्निफिकेंटली यूज किधर हो रहा है, आसान हो गया, सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल हो रहा है इन IS40 में, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल के लिए या बोथ। एक बात होगी। दूसरी बात अगर सिग्निफिकेंट किधर इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी PPE लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में जी। फिर आप इसे काउंट फॉर करेंगे किसके अंदर, पीपी के अंदर, IS16 के मुताबिक। अगर सिग्निफिकेंट इस्तेमाल इसका किधर है, ओके मेरे भाई, ओके है जी। ये आपने नोट करना है, नोट कर लें, पिक लेनी पिक ले लें जी जी। तो फिर देखना पड़ेगा ना सेपरेट कौन सा है। अगर तो सेपरेट हो सकता है इक्वली दोनों को लैदा कर दो। अगर इक्वली इस्तेमाल हो रहे हैं, अब ये इक्वली वाला तो तुमने नई बात ही की है, तो फिर जजमेंट बेस पे देख लेंगे ना। इक्वली नहीं होगा ना, वो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट के लफ्ज है ना स्टैंडर्ड में जी। जी स्टैंडर्ड में वो क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेगा, हिंट देगा कि सिग्निफिकेंट इस्तेमाल किधर है। जहां कोई कैश की, जहां तो कोई अमाउंट बता देगा, अमाउंट में बताएगा या अंग्रेजी में बताएगा, कुछ देगा ना। देखो एक बात हमेशा याद रखना, हमारा काम ना वैल्यूअर का नहीं है, हमारा काम ना वैल्यूएशन करना नहीं है, हमारा काम है स्टैंडर्ड को अप्लाई करना। क्या है जी, तो हमें कुछ बताएगा पेपर में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर बहुत कुछ होता है। अच्छा जी भाई, ये बात समझ आ गई, ये टेबल समझ आया। ये एग्जाम्पल प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। जितनी डिस्कशन की है ना, ये पढ़ लेंगे भैया, होमवर्क आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये चले मैं पढ़वाता हूं। कहता जी ये शाइनिंग लिमिटेड की दो बिल्डिंग्स हैं एंड दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं। इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग लीज में भी, लीज का मतलब रेंट, और एडमिन में भी। तो भाई क्या करेंगे, इसे सेपरेटली दोनों को रखेंगे। कहता जी शाइनिंग बिल्डिंग की 20 स्टोरी बिल्डिंग है इन कराची में, 20 मंजिला बिल्डिंग है।
कहता विच इज यूज फॉर एडमिन पर्पस, द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज लीज्ड टू 19 कहता जी ये जो 20 मंजिला में से 19 जो पोर्शन हैं वो किधर इस्तेमाल हो रहे हैं भैया, रेंटल के लिए, और एक किधर इस्तेमाल हो रहा, सॉरी 19 इस्तेमाल हो रहे हैं एडमिन में, यानी IS 16 सिग्निफिकेंट हो गया ना। इसको ट्रीट किस तरह करना है फिर, कहता था एंटायर बिल्डिंग शुड बी काउंटेड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और आप इधर देखिए उसने ब्रैकेट में लिखा भी हो एज्यूम पोर्शंस कुड नॉट बी सोल्ड, अगला कहता इधर भी एज्यूम पोर्शंस कैन नॉट बी सोल्ड, कहता इधर लीज हो रहे हैं 19 फ्लोर्स, कितने फ्लोर्स, तो भैया सिग्निफिकेंट कौन सा है, आसान है। अच्छा जी अब आप इधर आए, ये ना एक छोटी सी बात आपको पढ़वानी है। अच्छा अभी छोड़ें ये क्या लिखा हुआ है, अभी ये छोड़ें, मेरी वैसे जुबानी जरा बात हल्की सी सुने, स्टैंडर्ड में तो बाद में आते हैं ना, पहले हल्की सी बात सुनिएगा जरा। भैया आप ये CA कॉलेज है, ठीक है जी, इधर कुछ बच्चे ना दूर दराज इलाकों से आए हैं, उन्होंने किधर रहना है, हॉस्टल्स में रहना है, किधर रहना है, अच्छा जी। अब हॉस्टल का कोई ऑनर होगा, क्या होगा भैया, ऑनर होगा। हॉस्टल वाले की अपनी बिल्डिंग है, क्या है, अपनी बिल्डिंग है। मुझे बताएं रेंट कमाने के लिए रखी हुई है ना, ताकि बच्चों से रेंट आए, और जी मुझे बताएं क्लासिफाई किधर करेगा वो, शाबाश, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 में करेगा ना, रेंटल कमाने के लिए बिल्डिंग है। चले एक बात होगी, दूसरी बात भाई हॉस्टल वाला जो है वो साथ कुछ और सर्विसेज भी दे रहा है आपको, क्या कर रहा है, वो कहता है जी वो तो खैर ठीक है लेकिन वैसे अज्यूम कर रहा हूं ना। अच्छा कहता है जी सुने हॉस्टल वाले अंकल ने कहा कि भाई देखें 10,000 तो आपका रेंट हो गया ना, अच्छा मुझे नहीं पता वैसे, मैं वैसे अजम्पशन बेस पे चल रहा हूँ, कहता है जी 10,000 आपका रेंट हो गया, प्लस आपने 1,000 मुझे देना है, मैंने जो गार्ड रखे हुए ना ये उनके लिए है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए 1,000 आपने मुझे देना है। ये अदर सर्विस है, ये अदर सर्विस है ना, ये अदर सर्विस है, ये क्या है भाई, ये 1,000 जो है ये सिक्योरिटी पर्पस, ये रेंटल पर्पस के लिए नहीं है, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी अब कहता है जो असल काम है वो क्या है, वो क्या है भैया, आपसे रेंट लेना, आपको उन्होंने सीट दी हुई है, उसके बदले में क्या आता है, रेंट आता है। कहता इसके साथ कोई इजाफी सर्विस भी है, उसके बदले में भी लक्ष्मी आ रही है, कहता ये एडिशनल है, क्या है, इससे बोला जाता है एंसिलरी सर्विसेज, क्या, अच्छा एंसिलरी सर्विसेज, इसे कहते हैं इजाफी सर्विसेज, क्या भैया, इजाफी सर्विसेज। अब सवाल ये पैदा होता है इन इजाफी सर्विसेज को क्या करना है, अब ये पढ़वाने लगा हूं, सही है ना भाई, पहले ये बात समझ आई क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये बात समझ आई भाई जी। इजाफी सर्विसेज का ट्रीटमेंट कहता इन सम केसेस एंटिटी प्रोवाइड इजाफी सर्विसेज टू ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स का मतलब किराएदार, ऑफ अ प्रॉपर्टी इट होल्ड्स, कहते जो इट होल्ड्स का मतलब है उन्होंने किराए पे ली हुई है ना, सीधी सी बात है। कहता इंपैक्ट ऑफ दीज सर्विसेज, कहता इफ द सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, यानी 10,000 किराया है, मजीद 1,000 ले रहा है, वो जो 1,000 आपसे लिया जा रहा है क्या वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, कंपेयर, ये नहीं कहना सॉरी मेरे लिए तो सिग्निफिकेंट है, मेरे लिए नहीं बात की जा रही, 10,000 के मुकाबले में एज अ होल लेना है। अब 11,000 में से 1,000 सिग्निफिकेंट है या 10,000 सिग्निफिकेंट है, 1,000 सिग्निफिकेंट तो नहीं है ना। कहता क्लासिफाई करना है फिर आपने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही, क्या करना है, इस बिल्डिंग को आपने क्या करना है, कहता द ऑनर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, सही है भैया। कहता टू द टेनेंट्स किराएदार हु ऑक्यूपाई द बिल्डिंग, कहता ये जो आपसे इजाफी एक अच्छा कभी ऐसा है कि आपसे असल में क्लासिफिकेशन पूछना चाह रहे हैं, कहता जी इसे आपने फिर किधर रखना है, आपने कहना जी हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रखना है, ये जो इजाफी सर्विसेज दी जा रही है ना ये तो भाई इनसिग्निफिकेंट सी है, ओके भाई। अच्छा जी दूसरी एग्जांपल, भैया आपने देखा होगा जी कि एक होता है जी आपको ना सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि इधर ना उन्होंने होटल बनाया हुआ है, ठीक है, वो तो कहते हैं नहीं ऊपर आप रह भी सकते हैं, इसके अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है, अच्छा जी होटल बना हुआ है, कमरे शमरे भी हैं, लेकिन मेरे भाई एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अब बात तवज्जो से सुननी है भैया, आपने 3 दिन उधर स्टे किया, कितने दिन किया, आपका जो रेंट बनाना वो बना तकरीबन कोई, मैं सादा एग्जांपल ले रहा हूं 5,000, कितना बना 5,000।
लेकिन सर जी जो खाने का खर्चा बन गया ना वो बना 15,000 रुपया। कितना बना? 15,000। अब मुझे एक बात बतानी है भैया, असल में वो रेंटल इनकम कमा रहा है, रेंटल भी कमा रहा है, असल में वो रेंटल इनकम कमा रहा है या होटल वाली सर्विसेज से पैसे कमा रहा है? ऐसे ही है ना? तो कहता अगर ये वाली टिटो पार्टीज कर रहा हो ना, ये तो एक बहाना है। ये क्या है? ये तो एक बहाना है रेंट पे देना। असल तो उसने ये जो लगरी खाने शाने बना रहा है ये उसके पैसे हैं। किसके हैं? कहता फिर ये बिल्डिंग जो है इसे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। ये तो फिर बिल्डिंग जो है ये आप इसे IAS 16 के मुताबिक डील करेंगे। किसके मुताबिक करेंगे? कहता ये बिल्डिंग है नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है भैया? नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता जी एन एंटिटी ओन्स एंड मैनेज अ होटल एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेस्ट। कहता असल में फिर क्या होगा? वो तो भैया ये खाने पीने के आपसे असल काम उसका ये है, ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना रहने की, कहता है ये अदर सर्विसेज हैं। ये क्या हैं? ये अदर सर्विस है। कहता मेन सर्विस क्या है? होटल वाली। मेन सर्विस क्या है भैया इधर? और ऊपर मेन सर्विस क्या थी भैया जी? ऊपर क्या थी भैया? और सिक्योरिटी वगैरह क्या थी? वो अदर सर्विस थी। इधर इजाफी सर्विसेज क्या हैं? ये रहने की। असल तो लक्ष्मी इधर से आ रही है भाई। कहता आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इधर क्या है? ये सिग्निफिकेंट है। होटल वाली सर्विसेज क्या हैं? तो कहता फिर आप इसको नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। तो फिर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो फिर किधर लेके जाएंगे इसे? लिखो 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 इसके साथ, लिखो इसके साथ। भाई बात समझ आई? ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल। लिखें भाई नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करना इसे। ये तो फिर इजाफी सर्विसेज है रेंटल वाली। तो असल में फिर ये क्या है? IAS 16। क्या है भैया? इस बिल्डिंग को किधर रखा जाएगा गुड्डू? IAS 16 में। कहता कभी कभी क्या होता है? कहता कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जो उन्होंने कहा था सर अगर 50-50, कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना इन सैलरी इजाफी सर्विसेज जो है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। ये खैर प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, ये पेपर में ऐसे नहीं आएगा। तो कहता फिर क्या करना है? कहता फिर ना एंटिटी को क्या करना पड़ता है? किसी जजमेंट की बेस पे ना एक क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ता है। जजमेंट की बेसिस पे, जजमेंट की बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा कि भाई हमने फिर जो है इसे IAS 40 में रखना है या फिर IAS 16 में। नहीं, ऑप्शन नहीं, किसी जजमेंट की बेस पे। और जजमेंट सही वो नियर होनी चाहिए रियलिटी के। सही है? ये इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये लाइन पढ़ लेंगे? ओके भाई। अच्छा जी, नदीम भाई प्लान इनके साथ ये शेयर किया गया है, आपको भी बताना जरूरी है जी। ये ना एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है कल, लेक्चर नंबर 29। ये आ जाएगा यूट्यूब पे। ये कोशिश करके ना मीडिया वालों से कह के आज ही ना इसका लिंक यूट्यूब पे अपलोड करवा दीजिएगा। ये है जी सैटरडे वाले दिन का लेक्चर। सही है? ये आएगा कल वाले दिन यूट्यूब पे, इसका लिंक दे दीजिएगा बच्चों को। ये कल अपलोड हो जाएगा, फिर बच्चों को कल 31 नंबर लेक्चर का लिंक दे दीजिएगा। पढ़ाया क्यों मैंने समझा दी है। ये वाला जो मंडे वाला है ना, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ लेक्चर, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये फिर आपने कोशिश करके ना सैटरडे वाले दिन बच्चों को दे देना है ये वाला लिंक। ठीक है? अच्छा, उसके बाद सर उमैर के लेक्चर पड़े हुए हैं। ये वेडनेसडे या थर्सडे तक का प्लान है। सर उमैर के लेक्चर्स मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट्स के। वो फिर 2-3 दिन में बच्चे ये कवर करेंगे। ठीक है जी? जी हाँ, ग्रुप में किया हुआ है। हाँ जी, वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, ग्रुप में भी लिंक शेयर किया है। ठीक है? हाँ, वो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, वो आधे घंटे 40-40 मिनट हैं। वो एक घंटे का नॉर्मल हमारा लेक्चर लंबा ही होता है यार। कोई नहीं, खैर है। अच्छा यार देखो, शॉर्ट लेक्चर्स का देखें, शॉर्ट लेक्चर्स जो है ना करवा देंगे लेकिन बात समझ नहीं आनी। हम तो पढ़ा के चले जाएंगे लेकिन फिर आप मुंह देख रहे होंगे, फिर आपको खुद उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश होती है कि सारी चीजें जितना एक्सप्लेन किया जा सकता है कर दें। अच्छा भाई, बस 2-4 मिनट में क्लास वाइंड अप करना हूं। ये जरा मुझे बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 से बात को स्टार्ट किया था मैंने, फिर मैंने थ्योरी से लिंक करवाया। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? जी पढ़ने ऑप्शन। कहता ए प्रॉपर्टी डेट हैज बीन लीज टू टेनेंट, किराए पे दे दिया भाई आपने। कहता बट विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड का मतलब है अब इसका कुछ नहीं करना। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड का क्या मतलब? फारिग कर दिया इसे। भाई किताबों में रिकॉर्ड करना है आपने। कहता ये तो गलत हो गया, इधर से ही क्या हो गया
बी पढ़े, कहता लैंड परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, प्लानिंग परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड। कहता फिलहाल जो है ना लैंड आपके पास पड़ी हुई है, चंद गौर से फिलहाल देखें, इधर तक तो पढ़ के आपको पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है, आगे पढ़ लें। कहता लेकिन अभी इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये जो लैंड है ना, इसकी परमिशन नहीं हमने ली हुई कि इस पे बिल्डिंग बनाएंगे। भाई ली हो परमिशन ना ली हो, लैंड इटसेल्फ जो कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए है, भैया ये 40 में ही आएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। प्लानिंग परमिशन ली है नहीं ली, मुझे बताएं भाई, ली हो ना ली हो, हमने तो लैंड को क्या कहते हैं, किस में रखना है अगर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, IS 40 में रखेंगे। ठीक है सर जी, 3 पढ़ लें। कहता जी देखें लैंड, इसका मतलब है प्रॉपर्टी डेट हैज बीन लीज टू टेनेंट, इधर तक तो बात ठीक है। कहता बट विच इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, इसको आप कुछ नहीं करना भाई, इससे आप क्या कहते हैं, इससे आप किताबों के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे करेंगे, सब्सिक्वेंटली मेजरमेंट करेंगे इसकी, इस वजह से ये गलत हो गया ना। कहता एंड इज नाउ बीइंग हेल्ड फॉर रीसेल, कहता अभी इसको कुछ नहीं करना और इसको आगे आपने क्या कर देना है, रीसेल कर देना। ये तो IS 2 में चला गया ना, फिर सही है ना। ये देखे ना, ये इधर तक पढ़ ले, और आगे ये आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपने IS 40 में इस्तेमाल करना तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, या तो कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन आगे देखें, कहता इज नॉट बीइंग एंड इज नाउ बीइंग हेल्ड फॉर रीसेल, ये तो फिर इसका इस्तेमाल किधर चला गया, IS 2 इन्वेंट्री के मुताबिक चला गया ना भाई। अच्छा जी आगे बढ़े जी नहीं, ये सारे गुड्डू मैंने पढ़वा दिए, नहीं पढ़वाए। अच्छा चले मैं ये 3 पढ़वा देता हूं, फिर अभी शुरू किया है तो वो मैं पढ़वा देता हूं, वो हो जाते हैं अभी। अच्छा जी भाई इसका तो हो गया ना, फिर जवाब मिल गया। अच्छा 10 से डायरेक्ट आ गया, मैं इधर 7 में से आया हूं, हाँ सॉरी। इफ एन एंटिटी यूजेस पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर देयर ओन यूज, पार्ट का लफ्ज लिखा है भैया, अभी जो थ्योरी पढ़वाई है उससे रेलेवेंट है। कहता जी एंड रेंट्स द रिमाइंडर, कहता हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड, जी बताएं जरा। उसने कुछ नहीं लिखा, सेपरेट है नहीं है, तो फिर क्या इसका ऑप्शन बनता है, कहता काउंट फॉर सेपरेटली IS 16 में और IS GC। अगर सेपरेट नॉन सेपरेट लिखा होता फिर इसका ट्रीटमेंट आपको भी बताया जो होना था। कहता है अंडर IS 40 वेयर गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज, जी मुझे बताएं भाई। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे जौन सा मर्जी स्टैंडर्ड हो, जब डिस्पोज कर देते हैं ना एसेट को, तो उसका गेन लॉस वो रियलाइज होता है, वो तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस में जाना है, सही है ना, ये बात याद रखिएगा जी। इसका जवाब क्या है भाई, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जी बिल्कुल। अच्छा जी भाई ये है क्वेश्चन नंबर 5। कहता कूल ठंडा लिमिटेड एक्वायर्ड बिल्डिंग, कितनी लाइफ है भैया उसकी, 40 साल। कहता फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल फॉर रुपीज कितना, 8 मिलियन ऑन 1 Jan 2013। कहता रही एट 31 दिसंबर 2013 फेयर वैल्यू कितनी होगी या मेरे भाई, 9 मिलियन। कहता विद कॉस्ट टू सेल एस्टिमेटेड एट रुपीज। अब मुझे एक बात बताएं, हमने IS 40 में जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फेयर वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपैरिजन है, कहीं उसमें कॉस्ट और डिस्पोजल का लफ्ज है भाई, हम एसेट को बेचने नहीं लगे, सही है ना। इसमें लिखें ये कॉस्ट टू सेल जो है ये इररेलेवेंट है, इसमें लिखें ये कॉस्ट टू सेल IS 40 में इररेलेवेंट है। आगे क्लास है सर की, सर आगे, अच्छा बस 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। अच्छा इधर लिखें भाई, ये जो कॉस्ट टू सेल लिखा है ये इररेलेवेंट है, ये तो IS 36 में रिकवरेबल अमाउंट में यूज होता है। ये किधर इस्तेमाल होता है भैया, IS 36 में रिकवरेबल अमाउंट के अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में इस्तेमाल होता है, सही है ना, धोखा नहीं खाना। तो मुझे बताएं गेन कितना है, 1 मिलियन का गेन कितना भैया। भैया क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे ये होमवर्क देता हूं, ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। अच्छा ये 1 और 2 दोनों कर लीजिएगा ना, ये बल्कि मैं कोशिश करता हूं अगले लेक्चर में करवा ही दूं, नहीं तो ये होमवर्क कर लें 1, 2 और 4। ओके भाई चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।